गुजरात में 10 पोजीशंस के लिए 1800 से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं और भगदड़ जैसी स्थिति मच जाती है। वहीं मुंबई में 22,000 की जॉब के लिए 25,000 से ज्यादा एप्लीकेंट्स अप्लाई करते हैं और वहां पे भी स्टैम्पीड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। इस तरह के विजुअल्स कहीं ना कहीं इंडिया के जॉब क्राइसिस की सीरियसनेस को बयां करते हैं। ये बयां करते हैं कि इंडिया में जॉब पाना किसी मैदान जंग में युद्ध जीतने से कम नहीं है। इसी बीच कंट्री के सबसे प्रेस्टिजियस जॉब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि 12th फेल से लेकर के IITN तक का सपना होता है, इसको लेकर के एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि कैसे पूजा खेटकर, जो कि एक प्रोबेशनरी IAS ऑफिसर हैं, वो यूपीएससी के साथ फ्रॉड करती हैं। वो अपने फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, फेक इनकम सर्टिफिकेट और फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए लो रैंक होने के बावजूद भी IAS के पद तक पहुंचती हैं और उसके बाद जब वो प्रोबेशन में होती हैं तो कुछ इस तरह की अनरियलिस्टिक और इररेलेवेंट डिमांड्स को सामने रखती हैं, जिसके बाद वो लाइमलाइट में आ जाती हैं, विवादों में आ जाती हैं। जहां एक तरफ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए एस्पिरेंट जैसी वेब सीरीज बन रही हैं, 12th फेल जैसी मूवीज बन रही है, ताकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स और इस तरह के लाखों करोड़ों एस्पिरेंट्स के हौसले को बढ़ाया जा सके और कहीं ना कहीं सिस्टम में भरोसे को बढ़ाया जा सके। उसी बीच जब इस तरह के विजुअल्स और इस तरह के कंट्रोवर्सीज जब सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स का विश्वास सिस्टम में कम होता है, उनका हौसला कमजोर पड़ता है। आज इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पूजा खेटकर ने यूपीएससी के साथ में फ्रॉड किया और किस तरह से इन फ्रॉड्स की वजह से एक जेन्युइन कैंडिडेट की सीट कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। एक जेन्युइन कैंडिडेट जो है वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाता और ऐसे लोग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो वास्तविकता में सिस्टम को करप्ट करने का काम करते हैं। आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे पूजा खेटकर कंट्रोवर्सी केस के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब होती है जब पूजा खेटकर, जो कि 2023 बैच की IAS ऑफिसर हैं, उनको पुणे में प्रोबेशन के दौरान एक असिस्टेंट कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया जाता है। यहाँ उन्हें अपने 24 महीने का प्रोबेशन पीरियड पूरा करना था। इसी दौरान वो विवादों में आती हैं। उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि पूजा खेटकर ने अपनी पर्सनल ऑडी कार के लिए, जो कि किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है, उन्होंने यहाँ पे VIP नंबर की डिमांड की है। ये वही ऑडी कार है जिस पे पुणे RTO के अकॉर्डिंगली लगभग 27,000 रुपए का चालान पेंडिंग है। रेड और ब्लू बीकन की डिमांड की गई है, पर्सनल बंगलो, ऑफिशियल स्पेस और उसके साथ में कांस्टेबल और पर्सनल लेटर हेड की डिमांड भी की गई है। इसके बाद ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता है। पूजा खेटकर के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर, जो कि पुणे के एडिशनल कलेक्टर हैं, उनकी एब्सेंस में उनके ऑफिस को अपनी कस्टडी में ले लिया, उनके ऑफिस पे कब्जा कर लिया और उनकी नेम प्लेट को हटा करके अपनी नेम प्लेट का इस्तेमाल किया और उनके ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि उनके फादर ने, जो कि एक फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और महाराष्ट्र कैडर में एक बड़े पद पे रह चुके हैं, उन्होंने कलेक्टरेट ऑफिस पे दबाव डाला कि उनकी बेटी को ये तमाम सुविधाएं दी जाएं, जबकि ये सुविधाएं एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को अलाउड नहीं होती हैं। जब तक कि आप 24 महीने पूरे नहीं करते हैं और जब तक कि आपको परमानेंट पोस्टिंग नहीं मिल जाती है, इस तरह के आपको प्रिविलेजेस अलाउड नहीं होते हैं प्रोबेशन के टाइम पीरियड पे। यही एलिगेशंस खत्म नहीं हुए। एक RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए कि यहाँ पे पूजा खेटकर के नाम पे महाराष्ट्र के पुणे और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मल्टीपल प्रॉपर्टीज उनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, जिनकी कीमत करोड़ ऑफ रुपीज में है। इनफैक्ट पूजा खेटकर के फादर के नाम पे लगभग 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि उन्होंने तब डिक्लेयर की थी जब उन्होंने इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट किया था। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में एफिडेविट के फॉर्म में अवेलेबल है। सवाल ये है कि अगर पूजा खेटकर के फादर के पास में 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है और अगर उनकी एनुअल इनकम 48 लाख रुपीज़ है, तो उसके बाद उनको OBC का सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? कैसे उनको सरकार की तरफ से नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने कम रैंक रहने के बावजूद भी IAS का पद हासिल किया? यहाँ प्रश्न यही था कि अगर पूजा खेटकर और उनके फादर की कलेक्टिव इनकम करोड़ ऑफ रुपीज में है, तो फिर कैसे उनको नॉन क्रीमी लेयर का अदर बैकवर्ड क्लास का ये सर्टिफिकेट मिला और कैसे उन्होंने रिजर्वेशन को एक्सेस किया जो उनको नहीं मिलना चाहिए था? देखिए, अब बात करते हैं पूजा खेटकर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में।
यहाँ यूपीएससी विवादों में है, इसलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल नंबर 315 से लेकर के आर्टिकल नंबर 323 तक के किया गया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और यूपीएससी का काम है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग अलग तरह से रिक्रूटमेंट्स करे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो कि कंट्री का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है उससे लेकर के यूपीएससी सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट, देन एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, आईएफओएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए रिक्रूटमेंट का काम करता है। पूजा खेडकर ने सबसे पहली बार यूपीएससी में 2019 में अप्लाई किया और वो आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के पद पे चुनी गई। वर्तमान में अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी एक आईआरएस ऑफिसर हैं। इसके बाद 2022 में उन्होंने वापस से अप्लाई किया और उनको 821 रैंक मिली, लेकिन 821 रैंक मिलने के बावजूद भी पूजा खेडकर को आईएएस ऑफिसर का पद मिल जाता है। उसका कारण था कि पूजा खेडकर ने यहाँ पे 2 रिजर्वेशंस को अप्लाई किया था। नॉन क्रीमी लेयर ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस मतलब पूजा खेडकर ने क्लेम किया कि उनकी फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख रुपीस एंड बिलो है, इसलिए उनको अदर बैकवर्ड कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाए। दूसरा क्राइटेरिया था पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज मतलब पूजा खेडकर ने क्लेम किया कि वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर कैटेगरी 5 जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है उनको डिसेबिलिटी है और इस कारण से वो डिसेबिलिटी एक्ट के अंदर रिजर्वेशन एंजॉय करती हैं। देखिए अगर हम बात करें डिसेबिलिटीज की तो पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अकॉर्डिंगली टोटल 21 तरह की डिसेबिलिटीज होती हैं और यहाँ पे जो डिसेबल्ड पर्संस हैं उनको यूपीएससी में रिजर्वेशंस मिलते हैं। जैसे हम बात करें अगर जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, यहाँ पे अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी से हैं और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को भी बिलोंग करते हैं इन दैट केस आपको टोटल 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। वहीं अगर आप एससी एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और अगर आपके पास में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट है इन दैट केस आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। बस यहाँ पे एज का रेस्ट्रिक्शन आता है, आपको 56 ईयर्स तक के आप मैक्सिमम यहाँ पे यूपीएससी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम नॉर्मली बात करें तो यूपीएससी में अगर एक जनरल कैंडिडेट जब अप्लाई करता है तो उसको 32 ईयर्स तक का मैक्सिमम एज मिलता है और 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। वहीं ओबीसी की बात करें तो अदर बैकवर्ड क्लासेस को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं 35 ईयर्स तक के। वहीं एससी एसटीज के पास में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट होती है यहाँ पे 37 ईयर्स। तो पूजा खेडकर ने यहाँ पे 2 रिजर्वेशंस का फायदा उठाया, ओबीसी का और साथ में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज का। पहली बार विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। 2022 में जब उन्होंने क्लेम किया तो उनका मेडिकल एग्जामिनेशन एम्स को करना था। एम्स दिल्ली ने उन्हें अप्रैल 2022 से लेकर के सितंबर 2022 के बीच में लगभग 6 बार रिक्वेस्ट किया कि वो आकर के अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाएं, लेकिन पूजा खेडकर एम्स में अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को करवाने नहीं गई। एम्स ने रिक्वेस्ट किया था कि वो अपना एमआरआई एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करें और अपने डिसेबिलिटी को प्रूव करें। उसके बाद एम्स ने डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में एक रिक्वेस्ट भेजी कि पूजा खेडकर को इस पद के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाए क्योंकि पूजा खेडकर अपने मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाई हैं और पूजा खेडकर इस बात को प्रूव करने में नाकामयाब रही हैं कि वो एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में आती हैं और उनको इस तरह के रिजर्वेशंस मिलने चाहिए। तो यहाँ पे एम्स न्यू दिल्ली डीओपीटी को डायरेक्ट करता है, डीओपीटी को रिक्वेस्ट करता है कि पूजा खेडकर एक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है और उनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए पूजा खेडकर डीओपीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के डिसीजन को चैलेंज करती हैं सीएटी मतलब कैट में। CAT स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद में एग्जिस्टेंस में आया। CAT का काम है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके थ्रू जो IAS IPS ऑफिसर्स का पद जब आपको अलॉट होता है तो अगर आपका कोई भी ग्रीवेंस है, अगर आपका कोई भी डिस्प्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की ड्यूटी है CAT की। पूजा खेडकर के एडवोकेट
सीएटी में एक दलील रखते हैं, वो ये कहते हैं कि पूजा खेडकर को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब है कि आपको एक बंद कमरे में घुटन होती है और आपको वहाँ पे फियर महसूस होता है। इस बात को लेकर के वो कहते हैं कि पूजा खेडकर का एमआरआई ना करवाया जाए, जिसका रिक्वेस्ट दिल्ली एम्स की तरफ से आया था। वो ये कहते हैं कि आप एमआरआई की जगह कोई और एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लीजिए, लेकिन सीएटी यहाँ दिल्ली एम्स और डीओपीटी के पक्ष में फैसला देता है। इसके बाद पूजा खेडकर पहुंचती हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में और बॉम्बे हाई कोर्ट फाइनली पूजा खेडकर के पक्ष में निर्णय देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि दिल्ली एम्स को एमआरआई के अलावा किसी और मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए पूजा खेडकर की डिसेबिलिटी का पता लगाने के लिए। इसके बाद क्या कुछ हुआ ये कोई नहीं जानता। पूजा खेडकर ने एक प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में अपना एमआरआई करवाया और उसकी रिपोर्ट्स को डीओपीटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया और पूजा खेडकर को 821 रैंक मिलने के बावजूद भी आईएएस का पद मिल गया और वो पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के पद पे पहुंच गई और ये सारा विवाद यहीं से शुरू हुआ। पूजा खेडकर अकेले विवादों में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पूजा खेडकर की मदर भी विवादों में आई। उनका एक वीडियो सामने आया जब पुणे के मुल्शी इलाके में किसानों ने एलिगेशंस लगाया कि पूजा खेडकर की मदर ने वेपन्स को लहराते हुए किसानों को धमकाने की कोशिश की है और उनके लैंड को इलीगली ग्रैब करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट पूजा खेडकर के फादर पे भी एलिगेशन है करप्शन के और एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ महाराष्ट्र ने उनके फादर के अगेंस्ट में करप्शन के केसेस को रजिस्टर किया है और इंक्वायरी अभी पेंडिंग है। देखिए, इस पूरी कंट्रोवर्सी ने एक बार वापस रिजर्वेशन और जॉब क्राइसिस के इशू को लाइमलाइट में ला दिया है। ये वापस एक डिबेट का मुद्दा बन गया है। सवाल यह है कि रिजर्वेशन क्या है और किस तरह से रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया गया 1990 में। देखिए, रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको एक्सपैंड किया गया 1990s में। देखिए, 1979 में मोरारजी देसाई, जो कि कंट्री के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट किया जिसका नाम था बीपी मंडल कमीशन। बीपी मंडल बिहार के फॉर्मर मिनिस्टर थे जिनका काम था सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना। इस रिपोर्ट को 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया और इसके बाद पूरे देश में रिजर्वेशन को लेकर के जबरदस्त विरोध की शुरुआत हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 20 साल के छात्र राजीव गोस्वामी ने सेल्फ इमोलेशन का अटेम्प्ट किया, खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की और ये आग धीरे धीरे करके पूरे देश में भड़की। उसके बाद उनको लगभग 50% बर्न इंजरीज हुई थी और उनकी मौत लगभग 2004 में हुई। इसके बाद ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय ने 1990 में वीपी सिंह सरकार के लिए गए इस फैसले को संवैधानिक करार दिया इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट में। देखिए, रिजर्वेशन और जॉब क्राइसिस एक बार वापस से सवालों के घेरे में है। सवाल यह है कि क्या रिजर्वेशन आर्थिक आधार पे ना होकर के जातीय और धर्म के आधार पे मिलना चाहिए। दूसरा सवाल यह है कि क्या बिना जॉब्स के नंबर बढ़ाए रिजर्वेशन को बढ़ा देना, इनफैक्ट 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड कर देंगे, क्या ये सही है? इनफैक्ट सरकार का वो वादा कि वो हर साल 2 करोड़ जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ, क्या ये भी सही है? ऐसे कई सवाल हैं जो कि इस समय डिबेटेबल हैं। देखिए, रिजर्वेशन की वो आग जो 1990 में लगी थी, कहीं ना कहीं वो आग आज भी सुलग रही है। देखिए, हम वापस चलते हैं पूजा खेडकर विवाद की तरफ। हालांकि पूजा खेडकर का कहना है कि वो इनोसेंट है और उनको बेसिकली फ्रेम किया गया है और ये मीडिया ट्रायल है। पूजा खेडकर का ये भी कहना है कि वो मीडिया ट्रायल का शिकार हुई हैं और जब कमीशन इंक्वायरी करेगा तब वो नीट एंड क्लीन होकर के बाहर आएंगी और उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं होगा। तो वो मीडिया ट्रायल उनके अगेंस्ट में ना हो और उनको नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको न्याय मिले, दैट इनोसेंट until proven guilty। तो पूजा खेडकर का मानना है कि शी इज इनोसेंट बिकॉज वो अभी तक के गिल्टी प्रूव नहीं हुई हैं और जो कुछ भी अभी चल रहा है वो बेसिकली मीडिया ट्रायल है। बट सवाल ये है कि क्या इस पूरे मैटर में सिर्फ पूजा खेडकर दोषी है? क्या सिर्फ पूजा खेडकर ने गलत तरीके से आईएएस ऑफिसर का पद हासिल किया है या यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है? वो सिस्टम जिसने पूजा खेडकर को गलत तरीके से
ओबीसी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की इजाज़त दी, आज़ादी दी और उसके बाद पूजा खेडकर गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े पद पे पहुंची। तो दोषी कौन है, पूजा खेडकर या फिर पूरा का पूरा सिस्टम? सवाल यह है कि क्या भारत का पूरा सिस्टम हैंग हो गया है?